गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं यह पूरक पठन है। दो लघु कथाओं के लेखक है नरेंद्र छाबड़ा जी। दो लघु कथाओं में दो कथाओं का वर्णन, दो कथाओं का जिक्र इस पाठ में किया गया है पूरक पठन में। नरेंद्र छाबड़ा जी ने अपनी इस कहानी में, लघु कथा में, दो कहानियों के माध्यम से हमें एक संदेश देने का प्रयत्न किया है। आइए हम जानते हैं नरेंद्र छाबड़ा जी का अल्प परिचय। यह एक आधुनिक हिंदी कहानियों एवं लघु कथाओं के जाने माने लेखक है। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियाँ एवं लघु कथाएं विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लघु कथाएं पाठकों के हृदय पर गहरा आघात करती है व उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। इस गद्य संबंधी में दो लघु कथा दी है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया गया है कि जब हम बड़े बड़े दुकानों में, मॉल में, होटल में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, लेकिन जब हम रिहाड़ी वाले, फेरी वाले या फुटपाथ पर बैठने वाले ऐसे लोगों से सामान खरीदते हैं तो इन लोगों से हम मोल भाव करते हैं और उन्हें कुछ पैसे कम देने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, यानी उन लोगों से हमेशा हम मोल भाव करते हैं। लघु कथा के माध्यम से नरेंद्र छाबड़ा जी ने अमीर वर्ग की लघु मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। अमीर लोग बड़े बड़े होटलों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन गरीब दुकानदार से थोड़े से पैसों के लिए झिकझिक करते हैं। तो आइए हम यह कहानी पहले पढ़ते हैं। कंगाल, इस शब्द का अर्थ होता है निर्धन या गरीब। तो कंगाल यह एक लघु कथा है। कंगाल शब्द से ही हमें पता चलता है कि गरीब के बारे में इस कहानी में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि इस कहानी में मैं एक बार पर्वतीय स्थल पर गया था यात्रा के लिए, और वहाँ पहुँचकर मैं वहाँ आलीशान होटल में ठहरा। पर्वतीय प्रदेश का मैंने सौंदर्य, वहाँ के प्राकृतिक हरे भरे पेड़ पहाड़ों से आनंद लिया। और एक शाम ऐसे ही टहल रहा था तो एक भुट्टे वाला वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने उससे भुट्टे खरीदने के लिए उससे भाव पूछा तो उसने 5 रुपये में 5 भुट्टे बताए। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उसे उसने 5 रुपये में एक भुट्टा बेचने की बात कही थी, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने वही भुट्टा उसको 3 रुपये में देने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि अमीर लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े होटल में खर्च करते हैं, लेकिन गरीब भुट्टे वाले से 2 रुपये देने के लिए, या गरीब भुट्टे वालों को 2 रुपये देने के लिए झिकझिक करते हैं। तो कंगाल कौन हो गया, गरीब या निर्धन कौन हो गया? बड़े बड़े होटलों में रहने वाले लोग या हम जैसे मजदूरी करने वाले लोग? तो लेखक के मन को ये कहानी छू जाती है। और आइए हम देखते हैं यह कहानी। कंगाल का अर्थ होता है गरीब या निर्धन। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता जाए। उमस यानी जब हवा नहीं रहती और ज़्यादा भीषण भी गर्मी भी नहीं होती तो ऐसे चिपचिपा सा शरीर होने लगता है, तो उसको कहते हैं हम उमस। लेखक कहते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और दिन तो अंगारे जैसे तप ही रहते, लेकिन रात को भी बहुत गर्म हवा चलती थी और इस कारण उमस से चैन नहीं मिलता था। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इस उमस से बचने के लिए सोचा कि कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की यात्रा की जाए या पहाड़ों पर चला जाए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। पर्याप्त यानी पूरे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने अगले सप्ताह ही अपनी पर्वतीय यात्रा शुरू कर दी और 2-3 दिनों में ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा, क्योंकि पर्वतीय स्थल की जो प्राकृतिक सौंदर्यता होती है उससे मेरा मन आनंदित हो उठा। वहाँ के हरे भरे पहाड़, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता यानी बड़े बड़े वृक्ष, लंबाई वाले
वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता यानी पहाड़ों की सुंदरता, और हल्का सा शोर करने वाले झरने यानी झरनों का जो कलकल आवाज़ होता है वो मन के बदलाव के लिए पर्याप्त था। मन बदलने के लिए उचित था या पर्याप्त था, ठीक था। अगले दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहजी पूछा, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। तो एक दिन शाम के समय वो झील किनारे टहल रहे थे। झील किनारे यानी छोटी सी जो नदी रहती है, छोटी सी नदी के स्वरूप वो झील रहती है, वहाँ पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो इतने में एक भुट्टे वाला आया और उन्होंने लेखक से कहा कि साहब भुट्टा खरीदेंगे? उस आदमी ने, और कहा कि गरम गरम भून कर दूंगा। तो लेखक ने सहज ही पूछ लिया, कितने का है? उसने उत्तर दिया, 5 रुपये का। तो क्या 5 रुपये का? हमारे शहर में तो 2 रुपये में मिलता है, तुम यहाँ 3 ले लो। तो उस भुट्टे वाले ने कहा कि नहीं साहब, हम 5 से कम नहीं देंगे, कम से कम 5 में कम तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 रुपये में हम भुट्टा देने वाले नहीं हैं, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा उसे रहने दो और हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक के मन में अचानक से विचार आया, एकाएक उनके पैर ठिठक गए, यानी वो जाते जाते रुक गए, कि हम लोग जो है शहर से आते हैं यहाँ पहाड़ों पर घूमने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए, मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए, और इसके लिए हम लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों से कुछ खरीदते समय 1-2 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं, झिकझिक करते हैं, यानी मोल भाव करते हैं। तो कितने कंगाल हैं हम। कंगाल यानी निर्धन, गरीब। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा। लेखक कहते हैं कि मैं जैसे चला था वैसे ही उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदे। तब कहीं जाकर उनके मन को थोड़ा सा सुकून मिला, उनके मन को थोड़ी सी शांतता मिली, उनका मन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार मैंने उस भुट्टे वाले से 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदे, तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला। अब हम देखते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का टाइटल है, शीर्षक है सही उत्तर। अब सही उत्तर इस लघु कथा के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ने बताया है कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का चारों ओर बोलबाला है। कोई भी काम रिश्वत दिए बिना नहीं होता। हमें कुछ भी काम करना हो, एडमिशन से लेकर अस्पताल में या कहीं पर भी, तो हर जगह हमें पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी अगर हम लंबी लाइन में लगे हैं तो शॉर्टकट पे अंदर जाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है। तो इस तरह से रिश्वत देकर हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, परंतु अंत में नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। तो हमें हमारी नैतिकता, हमारी सच्चाई, ऐसे गुणों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए हम ये कहानी पढ़ते हैं, सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। आवेदन यानी एप्लीकेशन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो लेखक कहते हैं कि अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से वह अब निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में कुछ तो और नहीं था। लेखक कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा युवक था, उसके पास नौकरी नहीं थी और इसलिए वो हर जगह नौकरी के लिए
एप्लीकेशन आवेदन करता था और साक्षात्कार देता था, यानी इंटरव्यू देता था, लेकिन हर जगह उसके प्रमाण पत्रों की फाइल उसे सफलता नहीं देती थी, यानी हर जगह से वो निराश होता था। कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत, इस कारण उसको वहाँ नौकरी नहीं मिलती थी। हालांकि उसकी योग्यता उस नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए योग्य थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो इस कारण वो बहुत निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो विवश हो गया था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आज तक उसने जितने भी इंटरव्यू दिए थे, उन सभी इंटरव्यू में उसने अपना देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, और ईमानदारी से बड़े विश्वास के साथ और तर्कपूर्ण तरीके से उत्तर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, हर जगह उसको असफलता ही मिली थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? युवक ने उत्तर दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धून की तरह खा रहा है। धून यानी जो हम उधड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, तो वो उधड़ी जो होती है जब लगती है तो पूरा खोखला कर देती है, जैसे लकड़ी है या कोई भी चीज़ है तो उसको अंदर से खोखला कर देती है। तो युवक ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है धून की तरह जो पूरे देश को खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। कलंक यानी अच्छी स्थिति नहीं है इसकी। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? दूसरे अधिकारी ने उसको प्रश्न किया कि आप रिश्वत को क्या मानते हैं? अगर भ्रष्टाचार आपके हिसाब से धून है तो तब आप भ्रष्टाचार को क्या मानते हैं, रिश्वत को क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने में रुके हुए कार्य, टली हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकला। जानता था कि यहाँ पर भी चयन नहीं होगा। जब इंटरव्यू में उसको प्रश्न पूछे गए कि भ्रष्टाचार क्या है, तब उसने कहा कि भ्रष्टाचार, रिश्वत दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए, यानी रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जहाँ पर रिश्वत है वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, और जहाँ पर भ्रष्टाचार चलता है वहाँ पर रिश्वत ली जाती है या दी जाती है। तो जिस तरह से हम विशेष अवसरों पर अपने प्रियजनों को या मित्रों को उपहार देते हैं, उसी तरह से रिश्वत यहाँ पर भ्रष्टाचार में दी जाती है। लेकिन जब हम उपहार देते हैं तो हमारा उसमें उद्देश्य स्वच्छ होता है या अच्छा होता है। हम उस भेंट में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं या खुशी स्वरूप हम उसको देते हैं। कोई भी उपहार देते समय हम खुशी से देते हैं, लेकिन रिश्वत जो देते हैं वो खुशी से नहीं देते। रिश्वत देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाया दिया जाए, हमारी जो दबी हुई फाइलें हैं उसको निकाल दिया जाए, या रुका हुआ काम हमारा जल्दी से जल्दी हो सके। टलती हुई पदोन्नति यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या आपको इससे ज़्यादा की पोस्टिंग चाहिए होती है, तो वो होने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। रोकी गई नौकरियां, यानी आपको बार बार नौकरी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आप उसके काबिल हो, आप में पात्रता है, फिर भी वो नौकरी आपको नहीं मिलती, तो इसके लिए भी रिश्वत दी जाती है। तो इन सभी कारणों के लिए रिश्वत दी जाती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। अब रिश्वत कभी कभी
भेंट स्वरूप दी जाती है तो भी ये कलंकी है, यानी अच्छी बात नहीं है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, यानी इसको बढ़ावा कतई नहीं दिया जाना चाहिए। समर्थन यानी बढ़ावा। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकला। कौन तेजी से बाहर निकला? जो युवक था वो तेजी से बाहर निकला, क्योंकि वो जानता था कि इतना बोलने के बाद उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलने वाली है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। परास्त यानी खंडित या बिना काम का या बिल्कुल ही गायब। तो भीतर बैठे जो अधिकारी थे उन्होंने विचार विमर्श किया आपस में, और युवक के सही उत्तर से, युवक के इस तरह के उत्तर से वह लोग बहुत प्रभावित हो गए। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उन्होंने उसका चयन कर लिया, यानी उन्होंने उसको नौकरी पर रख लिया। तो युवक इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, यानी सत्य कुछ समय के लिए थोड़ा सा पीछे हट सकता है, लेकिन एक तरह से नष्ट नहीं हो सकता, एकदम से नष्ट नहीं हो सकता। सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज हमने पूरक पठन में 2 कहानियाँ सुनी, कंगाल और सही उत्तर। उम्मीद है आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होगी। इसके प्रश्नों के उत्तर हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।